नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम उन समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमसे और हमारे समाज से जुड़े रहते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बालिकाओं के अधिकारों, उनके सशक्तिकरण और उनके विकास के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में और समाज के निर्माण में बालिकाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर कृति भारती। आप लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बाल विवाह जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ प्रखरता के साथ अपनी आवाज उठा रही हैं। हौसलों की उड़न परी, मुक्तिदाता छोरी और रियल शेरनी के नाम से जानी जाने वाली डॉक्टर कृति भारती के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। मैडम, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। खम्मा घनीसा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए बालिकाओं की भूमिका जो है उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, अगर हम समाज की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई भी राष्ट्र बालिकाओं की भूमिका के बिना सशक्त नहीं बन सकता, विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बालिकाएं, महिलाएं सशक्त हों और सशक्त होकर उस सशक्तिकरण हमारे भारत राष्ट्र की जो विकसित राष्ट्र को जो स्थापित जो करना कल्पना है, हम कर रहे हैं, जो हमारी कल्पना है कि हम भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में देखें, वो तभी संभव है जब हम बालिकाओं और महिलाओं को बराबरी का हक देंगे और बराबरी के हक के साथ उन्हें सशक्तिकरण देंगे। यानी बालिकाओं और महिलाओं को बराबरी का हक दिए बगैर हम विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और आपने बाल विवाह जैसे 50 से अधिक बाल विवाह आपने निरस्त कराए हैं, 1700 से अधिक बाल विवाह आपने रुकवाए हैं। तो आपने बाल विवाह को ही क्यों चुना? देखिए, मैं सभी मुद्दों पर काम कर चुकी हूँ, चाहे बाल श्रम है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, मिसिंग चिल्ड्रन है, HIV है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें मैंने अपना काम नहीं किया है। लेकिन बाल विवाह एक ऐसा मुद्दा है जो हमारा जो भारत देश है वो स्वतंत्र होने से पहले से इस समस्या से जूझ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी, 1929 में शारदा एक्ट आया, यानी हम जब आजाद नहीं हुए थे उससे पहले से हम बाल विवाह को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आज हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन क्या हम सही मायने में आजाद हैं, ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे, खासकर बेटियां, आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। तो जब मैं अपना काम स्टार्ट कर रही थी तो मुझे ये मुद्दा ऐसा लगा, क्योंकि इस मुद्दे में सिर्फ समस्या नहीं है, जो भी इस मुद्दे पे काम करता है उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थ्रेटनिंग्स, अटैक्स, बहुत सारी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती हैं। तो शायद यही कारण है कि लोग इस मुद्दे पे खुल के फील्ड में नहीं उतर पाए। तो जब मुझे काम करना था तो मैं एक ऐसे मुद्दे पे काम करना चाहती थी जिससे हमारे राष्ट्र पे जो धब्बा लगा है, कलंक है बाल विवाह, उस बीमारी को खत्म करने की शुरुआत मैंने की है। और अब इसमें बहुत सारी बच्चियां आगे आ रही हैं। बच्चियों ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए अपनी आवाज उठाई है। बाल विवाह को आप कितना बड़ा अभिशाप मानती है? मेरे लिए बाल विवाह सिर्फ अभिशाप नहीं है, मेरे लिए बाल विवाह एक क्राइम है, और उस क्राइम के साथ साथ मेरे लिए बाल विवाह एक बीमारी है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना से भी बदतर है। कोरोना के लिए हमने वैक्सीन निकाली है, और लेकिन उसी की तरह अगर हमने इसको, जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए हमने मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, वैसे बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास तो किए गए, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुए। लेकिन जो बाल विवाह में बच्चे बीमार हो गए, पीड़ित हो गए, उनको ठीक करने के लिए किसी ने नहीं सोचा। बाल विवाह सिर्फ बाल विवाह नहीं है, उससे संबंधित और काफी चीजें हैं बिल्कुल जो बाल विवाह होने के बाद में घटित होने लगती है। देखिए, एक बाल विवाह पीड़ित जो भी होगा
वो बाल श्रम से पीड़ित होगा, जी बिल्कुल, उस सेक्सुअल ऑफेंस से पीड़ित होगा, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित होगा, हेल्थ डिप्राइव्ड होगी, एजुकेशन डिप्राइव्ड होगी। जितने आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन, विमेन प्रोटेक्शन के मुद्दे सुने हैं, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, जितने मुद्दे हैं वो सब बाल विवाह के इर्द गिर्द यानी घूम रहे हैं। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, फिजिकल, साइकोलॉजिकल वायलेंस, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन तो है ही, लेकिन हमने जितने मुद्दे सुने हैं, चाहे हमने सेक्सुअल ऑफेंस का मुद्दा सुना है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुद्दा सुना है, बाल श्रम का मुद्दा सुना है, या डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा सुना है, ये सारे मुद्दे एक ही जगह आ जाते हैं। एक बाल विवाह पीड़ित इन सब चीज़ों से पीड़ित हो जाता है। तो आप सोचिए कि एक बीमारी दूसरी और बीमारियों को भी आमंत्रण दे रही न है। सिर्फ वो बच्चा और बच्ची पीड़ित होते हैं, बल्कि उनसे संबंधित जो परिवार के सदस्य वो भी वो खामियाजा भुगतते हैं। बिल्कुल, ये ऐसा संक्रमण है जो खुद को तो बीमार कर ही रहा है, समाज को भी कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों को भी बीमार परिवार कर रहा है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य, राज्य से देश, तो मतलब सबको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। जब आपने ये आवाज उठानी शुरू की थी उससे पहले और अब जब आप 10 साल तक काम कर रहे हैं आप, तो क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला है? देखिए, जब शुरुआत की थी तब लोग बाल विवाह निरस्त को इतना नहीं जानते थे। अब गली गली में ये चर्चा है कि बाल विवाह कैंसिल करवाया जा सकता है। बाल विवाह में आपको शोषित रहने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बेड़ियों में बंधे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो अवेयरनेस जो मैं शुरुआत में 10-11 साल पहले लाना चाहती थी, वो उसके लिए अब मुझे काम नहीं करना पड़ता। अब लोगों को पता है कि बाल विवाह हो चुका है तो उसको कैंसिल करवाया जा सकता है, कहाँ जाना है ये भी पता है। और अगर क्राइम करने वाले यानी बाल विवाह करने वालों की बात कहूँ तो उन्हें भी पता है कि बाल विवाह क्राइम है, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। उसके बावजूद ये जानने के बावजूद कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके बावजूद भी किए जा रहे हैं। ये किए जा रहे हैं। अमूमन निरस्त करवाना और रुकवाना को एक ही समझा जा रहा है। आप जरा बताएंगे निरस्त और रुकवाना? जी, देखिए, आज के 11 साल पहले एक जो अभी तक चलता आया है वो ये है कि कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, चाहे आप प्रशासन है, चाहे आप एनजीओ हैं, कोई भी हैं, और आपको सूचना मिली है कि बाल विवाह होने वाला है, आप गए और आपने रुकवा दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, चाहे पुलिस में चाहे प्रशासन में। और मान लीजिए रिपोर्ट भी हो गए तो कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई या तो बिल्कुल पुलिस फिल्मों की तरह लेट पहुंचती है, और मान लीजिए पहुंच भी गई, अपनी अच्छी मुस्तैदी से पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई भी की, और लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद वही लोग, परिवार के लोग, डेट एंड प्लेस चेंज करके उस बाल विवाह को कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाल विवाह कारित हो जाते हैं। तो अब ऐसे में वो बच्चे जिनका बाल विवाह नहीं रुक पाया, उनको उस बाल विवाह की बेड़ियों में अपनी पूरी जिंदगी शोषित होना पड़ता है, उस बाल विवाह को पूरी जिंदगी ढोना पड़ता है। जी। तो 2012 में हमारे पास जब एक ऐसा केस आया था तो हमने ये सोचा कि बाल विवाह जब खराब है तो उसमें बच्चे पीड़ित क्यों रहे, क्यों उसको ढोएं, क्यों उस शोषण को आगे जिंदगी भर उनको ढोना पड़े। जब हमें सब चीज़ें, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो इसको ढोना भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हमने गो थ्रू की, हमने बुक्स, रिसर्चेस, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हमें पता चला कि बाल विवाह को हम निरस्त यानी कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ तो ये बिल्कुल वैसे था कि मुझे किसी ने बता दिया कि ताजमहल है, लेकिन उस ताजमहल तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता था। तो बिल्कुल उस समय मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की। पूरे देश का पहला था, देश का पहला था। और जब पहला बाल विवाह कैंसिल हुआ तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई अलख जगी कि आपको बाल विवाह में शोषित होने की ज़रूरत नहीं है, आप बाल विवाह को कैंसिल करा सकते हैं। और क्योंकि ये पहली बार हुआ था, इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने अपने करिकुलम में हमारी इस मुहिम को शामिल किया। अभी हमारे नाम पे 9 इंटरनेशनल और नेशनल रिकॉर्ड्स हैं। और राजस्थान जहाँ बदनाम है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, वहाँ हमने अपने प्रयासों से राजस्थान को उस दर्जे पे पहुँचा दिया जहाँ सबसे ज़्यादा बाल विवाह कैंसिल होते हैं। यानी बाल विवाह 50 बाल विवाह निरस्त, अर्धशतक हमने लगा दिया। बालिकाओं के आपने बाल विवाह निरस्त करवाए हैं,
रुकवाए भी हैं, उनकी अब जिंदगी कैसी चल रही है? देखिए, हम दो अब वो तरीके से समाज में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं? देखिए, हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तरफ जस्टिस, दूसरी तरफ रिहैबिलिटेशन। जब कोई बच्ची हमारे पास आती है तो उसका केस प्रोसेस तो स्टार्ट होता ही है, लेकिन साथ में उसका हम पुनर्वास भी स्टार्ट करते हैं। और उसका सबसे पहला सवाल होता है कि आपकी फ़ीस क्या होगी। हम कहते हैं हम कोई मॉनेटरी फ़ीस नहीं लेते, लेकिन आपको अगर इस बाल विवाह से मुक्ति चाहिए तो आपको वापस पढ़ाई करनी पड़ेगी जहाँ से आपकी पढ़ाई छूटी है। जी। और ये शर्त नॉन नेगोशिएबल है, इसमें किसी तरह का कोई नेगोशिएशन संभव नहीं है, आपको करनी ही पड़ेगी। और जो सही भी है। शुरुआत में उन बच्चियों को बहुत दिक्कत आती है जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, क्योंकि वापस पढ़ाई को टेक ओवर करना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। जीरो से शुरुआत करना, जहाँ से छूटी है वहाँ से शुरुआत करना। तो ऐसे में हम ये नहीं कहते कि आप मेरिट में आइए, हम ये भी नहीं कहते कि आप एक बार में क्लियर कीजिए, आप टाइम लीजिए। आपको बस सशक्त होना है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के साथ कंपटीशन करें, हमारा कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए। तो इस रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत पुनर्वास और सामाजिक पुनर्वास, यानी समाज के अंदर वापस पुनर्वासित भी हम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परिवार और समाज उनके इस रिवोल्यूशनरी स्टेप को, डिसीजन को साथ दे। क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के बदलने से ये जो कुरीति है ये खत्म नहीं होगी। ये तभी खत्म होगी जब पूरा समाज बदलेगा, और समाज तभी बदलेगा जब वो एक परिवार का साथ देगा, तब अपने आप समाज में, तभी वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेगा और समाज को एक नई दिशा दे पाएगा। बिल्कुल। आप इतने सालों से इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में बालिकाओं के समक्ष इन क्षेत्रों में और भी कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटना बेहद जरूरी है? देखिए, महिलाएं और बालिकाएं किसी भी देश की हों, चाहे भारत राष्ट्र की या किसी भी देश की, चुनौतियां सबसे ज़्यादा महिलाओं और बालिकाओं को ही आती हैं। और वीकर सेक्शन के तहत इनको हर चीज़ में अबला का एक टैग दे दिया जाता है कि आप अबला हैं, आप ये कर सकती हैं, नहीं कर सकती। मैंने अपने इतने साल के जो करियर है, 15 साल के अनुभव में ये महसूस किया कि जब एक बेटी जन्मती है तो वो अकेले नहीं जन्मती, उसके साथ जन्म ले लेता है एक डर, जेंडर का डर। जेंडर में ही डर समाया हुआ है जी। तो आप सोच लीजिए, जिस शब्द में डर समाया हुआ है वो डर के साथ ही पैदा होती है। आप ये नहीं कर सकती, आप मतलब ABCD सीखने से, लगाई जाती है। ABCD सीखने से पहले हमें एक अलग संहिता सिखा दी जाती है कि आप ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। हमारी एक अलग ही ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान हमको एक शब्द सिखाया जाता है, वो है एडजस्टमेंट। और मैं ये नहीं कहती कि एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप चाहे प्रोफेशनल फील्ड में हो चाहे पर्सनल फील्ड में हो, आपको एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि एडजस्टमेंट कहाँ करना है और विरोध कहाँ करना है। आज समस्या ये है कि हम एडजस्टमेंट वहाँ करते हैं जहाँ हमें विरोध करना चाहिए, और हम विरोध वहाँ करते हैं जहाँ हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं खुद भी अपनी लड़कियों को ये समझाती हूँ कि अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचिए। इस लक्ष्मण रेखा तक मैं एडजस्ट करूँगी, और जैसे ही इस लक्ष्मण रेखा को कोई पार करेगा मैं उसका विरोध करूँगी, उस शोषण का अंत करूँगी। चाहे सामने मेरा परिवार है, चाहे सामने समाज का कोई भी हिस्सा है, उसका अंत करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर घर में दुर्गा, हर घर में काली, और यही दुष्टों का नाश करेंगी, और तभी भारत देश एक सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो पाएगा। बालिकाओं के सामने आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो उभर के सामने आ रही है? देखिए, हर फील्ड में समस्याएं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जैसे बाल विवाह जैसी कुरीति, और ऐसा क्या कुछ है समाज में जिसमें समाज में हमें वो परिवर्तन करना ही चाहिए? जन्म लेने से लेकर मरने तक हम समस्या पुरुष के कंपैरिजन में ज़्यादा सहन करती हैं। चाहे जन्मने का जो कहते हैं ना पैरामीटर, उसमें भी पुरुषों को ज़्यादा चांसेस हैं इस धरती पर आने के, हमारे पास चांसेस कम होते हैं। तो आप सोच लीजिए, चाहे सांस्कृतिक है, चाहे पॉलिटिकल है,
चाहे बिजनेस फील्ड है, चाहे सोशल फील्ड है, चाहे एजुकेशन फील्ड है, हर फील्ड में एक औरत को सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और वो औरतें जो घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं, उनको तो और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कई बार हम दोहरी मानसिकता का भी शिकार हैं। हम एक तरफ एडवांसमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम आज भी पौराणिक चीज़ों को, रूढ़िवादितों को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको हम पढ़ा देते हैं, लेकिन वो आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। मैं कई बार उनसे बात करती हूँ, उनके परिवार से बात करती हूँ कि अगर आप एडवांसमेंट नहीं चाहते तो हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन्स और इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों कर रहे हैं? आप बिल्कुल पुराने ज़माने में जाइए जहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहाँ पे अगर आप बाल विवाह कारित करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो समझ में आता है। लेकिन अब जहाँ आप एक तरफ पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा एडवांसमेंट यूज़ कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बेटियों की बात आती है तो वहाँ आपको रूढ़िवादिता चाहिए। यानी जहाँ पर बलिदान देना होगा वहाँ बेटियाँ हैं और जहाँ पर एडवांसमेंट होगा वहाँ आप खुद हैं। तो वो दोहरी मानसिकता बहुत देखने को मिलती है। तो सिर्फ बाहरी फील्ड में नहीं, घर के अंदर जो ये दोहरी मानसिकता है, यहाँ से लड़ाई शुरू करनी होगी। और जैसे मैंने कहा, एडजस्टमेंट और विरोध, इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम सही मायने में सशक्त हो सकते हैं। तो ये बदलाव आएगा कैसे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वही गलत है। अपब्रिंगिंग के दौरान हमने एडजस्टमेंट और विरोध सही से नहीं समझाया। उसके अलावा स्कूल में एक श्लोक पढ़ते थे, वो मुझे अभी याद आ रहा है, यत्र नर्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ बेटियाँ, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। अब अगर मैं आज आप मुझसे पूछें तो एक स्त्री होने के नाते मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई हमें पूजे, मैंने कभी नहीं चाहा कोई मेरे आगे अगरबत्ती करे, आरती करे। हमें तो जीने का अधिकार चाहिए था, हमें विकास का अधिकार चाहिए था, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का अधिकार चाहिए था, आगे बढ़ने का, इक्वालिटी का अधिकार चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी बेसिक चीज़ें हमें दे दीजिए, उसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो श्लोक है यही गलत है, इस श्लोक को ही बदल देना चाहिए, पूज्यन्ते की जगह सशक्ते कर देना चाहिए। यत्र नार्यास्तु सशक्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां, जहाँ बेटियां सशक्त होंगी वहाँ देवी देवता निवास आपने सशक्त का बोला है, तो स्कूलों में क्या आपको लगता है कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है उनको ट्रेनिंग दी जाए? बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस सिस्टम की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आजकल अत्याचार काफी हो रहे हैं, काफी कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही है। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूलों में दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ सिर्फ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं, कई बार आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप आपके साथ जो कुछ गलत हो रहा है आप उसका विरोध करें। वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बच्चियों से लगातार काउंसलिंग, बच्चियों से लगातार बातचीत की ज़रूरत है, क्योंकि वो तभी संभव है जब तक आप उनको वो माहौल नहीं देंगे, तब तक वो सशक्त नहीं हो सकते। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ पैसों से, फाइनेंशियल सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब है कि जहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है मैं आवाज़ उठाऊं। सशक्तिकरण का मतलब है कि मैं सही को सही और गलत को गलत कह सकूं। सशक्तिकरण का मतलब है कि मैं अपने निर्णय भी खुद ले सकूं। और सशक्तिकरण का मतलब है कि मैं सही राह पर चलूं और गलत राह पे खुद को और खुद के परिवार को जाने से रोकूं। जी। तो सशक्तिकरण को हमने सिर्फ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तक सीमित कर दिया है, जो भी अपने आप में गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा, अपब्रिंगिंग से ही हम गलत पालन पोषण दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा वातावरण दें जहाँ पर किसी तरह का, किसी भी, चाहे नारी है सम्मानपूर्वक, चाहे नर है, चाहे नारी है चाहे नर है, किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो, किसी का भी शोषण, किसी की लाइन छोटी ना करें, लाइन बड़ी कर लें खुद की लाइन। एक बहुत बड़ी समस्या थी भ्रूण हत्या को लेकर, आपको क्या लगता है पीसीपीएनडीटी एक्ट आने के बाद में या इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है कि भ्रूण हत्या पे लगाम लगाई जा सके?
ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। ये वो मुद्दा है जिसमें एक बेटी धरती पर आना चाहती है और हम उसे आने नहीं देना चाह रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि कानून तो आ गया है, लेकिन दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है। एक तो कानून का सही रूप में इन्फोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कानून तब तक उसका सही रूप में जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं होने के बराबर, तब तक वो ना के बराबर है। वो सिर्फ एक किताब है जिसका कोई मोल नहीं है। वो मोल तभी, अनमोल तभी बनेगा जब उसका इन्फोर्समेंट, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सेकेंडली, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर आज 2023 में हैं और आज भी हम लड़का चाहते हैं, लड़की नहीं चाहते, लड़की को कोख में मार देना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम आज भी पिछड़े हुए हैं, हम दोगले हैं, हम पढ़े लिखे गंवार हैं जी। और मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पढ़े लिखे गंवार हैं, उनकी डिग्रियां बेकार की हैं, उनको आराम से होलिका दहन में जला देनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सही रूप में, मुझे ऐसा लगता है आप तभी साक्षर, आप पढ़े लिखे गंवारों की तरह बात कर रहे हैं। आज बेटियां ओलंपिक्स में जा रही हैं, आज बेटियां एशियन गेम्स में जा रही हैं, आज नोबेल प्राइज मिला है एक महिला को। तो बेटियां ऐसी, चाहे अंतरिक्ष में है चाहे धरती पे हैं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां को बराबर कंपटीशन दे रही है। और वो भी उस तरह से, आप ये सोचिए, लिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद अगर हमने पुरुषों को बराबरी की चुनौती दी है, तो अगर आप सोचिए कि हमको बराबर अवसर मिलेंगे, बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो बेटियां क्या कर जाएंगी। और जिस दिन बेटियों को बराबर अवसर मिल जाएंगे, उस दिन देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा पूरे विश्व में। अंतिम प्रश्न, देश की बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी हैं, आपको भी शेरनी की उपाधि मिली हुई है, मुक्तिदाता छोरी, हौसलों की उड़न परी कहा जाता है। तो आप जैसी बनना चाहती हैं, उनको क्या कहना? जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ विरोध करना है और कहाँ एडजस्ट करना है, ये सीखिए। और क्योंकि मैं चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बाल विवाह पीड़ित हैं, वो बाल विवाह की जो ये बेड़ियां हैं उसको तोड़ें, और अपने आसपास कोई अगर आपको अपना बाल विवाह पीड़ित दिखता है तो उसको इन बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद कराएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम भारत के ऊपर जो ये बाल विवाह का कलंक है, इसे मिटाएं। हमने हर जगह प्रगति की है, लेकिन हम आज भी कुरीतियों को खत्म करने में अभी भी प्रगति नहीं कर पाए हैं। और मेरा तो एक ही सपना है कि जो बाल विवाह है और बाल विवाह पीड़ित हैं, वो किताबों में दिखें और हम सब कहें, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। बिल्कुल, क्योंकि नारी शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, सरस्वती के रूप में है। नारी के कितने रूप हैं जो हमारे नारी, एक बेटी, एक नारी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, आपको उन सब रूपों को चरितार्थ करना है। और वो रूप तभी चरितार्थ हो सकते हैं जब आपको खुद पे विश्वास होगा और अपने आप को सिद्ध कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि परिवार आपको नहीं समझ पाता है, तो अपने आप को सिद्ध करके बताइए कि हम ये कर सकते हैं। अपने आप परिवार को कॉन्फिडेंस आएगा और देश का नाम रोशन होगा। तो लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, हर रूप में अपने आपके अंदर हर रूप है, अपने अंदर के रूप को पहचानिए और जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से आप उस हिसाब से अपने उस रूप को लाकर देश को और महान बनाइए। जी बिल्कुल, एक सुदृढ़ देश के लिए, एक सुदृढ़ राष्ट्र के लिए और एक सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है कि हम जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पूरा सम्मान दें। न सिर्फ सम्मान दें, उनको सम्मान स्थान भी दें, तभी हमारा देश विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेगा। तभी हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारी छोरियां छोरों से कम है। के मैडम, आज इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से अपनी बातें रखी। आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस विशेष प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।